अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अबीहा। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिटरेचर से रेलिवेंट टॉपिक सजेस्ट किए थे और डीएम रिक्वेस्ट में मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपके चैनल पर न्यू वीडियोस अपलोड क्यों नहीं हो रही। इसका रीज़न ये था क्योंकि मैं अपनी सेमेस्टर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थी, काफ़ी बर्डन था असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस का। और अब जैसे कि मेरे फाइनल्स आने वाले हैं तो मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप सब लोग दुआ करिएगा कि फ़ाइनल्स बहुत अच्छे से हो जाए। उसके अलावा फिर मैंने सोचा था वीडियोस का कि मैं विंटर वेकेशन में मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करूँगी जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उन पे। बट फिर विंटर में यूँ हुआ कि मैं खुद बीमार हो गई। अब भी मैं मेडिसिन्स वगैरह ले रही हूँ रेगुलरली। आई होप सो मैं बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। आप सब लोग बहुत सारी दुआ करिएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या है, उनका फंक्शन क्या है और इंग्लिश लिटरेचर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। What is a figure of speech? फिगर ऑफ स्पीच एक पोइटिक डिवाइस है जो डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती है और उन वर्ड्स और फ्रेजेस को इस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है कि जो भी मीनिंग है वो बिल्कुल वाजिया हो जाए और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक और विविड लगे। फिगर्स ऑफ स्पीच मेक द लिटरेरी वर्क लुक ब्यूटिफुल एंड कैप्टिवेटिंग। यही वजह है कि जो पोइट्स हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ऑर्डिनरी मोड ऑफ स्पीच है उससे हट के अगर हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसका एक रीडर पे बहुत पावरफुल और डिस्टिंक्टिव इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। यही मकसद है फिगर्स ऑफ स्पीच का कि उनको यूज़ किया जाता है ताकि लिटरेरी वर्क ब्यूटीफुल और कैप्टिवेटिंग लगे। Let's define figures of speech. According to Bain, it is a form of expression that intentionally deviates from the ordinary mode of speech for the sake of more powerful, pleasing, or distinctive effect. It is a pictorial or poetic language. So basically, a figure of speech is a poetic device which consists in the use of words and phrases in such a manner as to make the meaning more pointed and clear and the language more graphic and vivid. Figures are also called images, for in them, one thing is represented in the image of another. Let's discuss the nature of figures of speech. Figures of speech के बारे में ये सोचना कि ये just ornaments of language हैं, ये गलत होगा। क्योंकि जब भी इमोशनल एक्साइटमेंट के मोमेंट्स होते हैं और कोई भी इंसान अपनी पावरफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है तो तब वो फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। Even the uncultured people habitually use figures of speech. तो किसी भी पावरफुल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। Why do the poets use figures of speech? फिगर्स ऑफ स्पीच का फंक्शन क्या है? पोइट्स फिगर्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लैंग्वेज को डेकोरेट कर सके और उसके अलावा उसका जो भी मीनिंग है वो वाजिया हो जाए, लैंग्वेज की फोर्स, इफेक्टिवनेस और ब्यूटी को एनहेंस कर सकें so that it may provide great aesthetic satisfaction to the readers. Figures have been used by poets to decorate their language and to make it more vivid and pictorial, to increase its force and effectiveness, and to communicate their meaning more easily and clearly. By increasing the beauty of language, the use of figures provides great aesthetic satisfaction to the readers. We will discuss the most important figures of speech. कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। First of all, simile. A simile is an expression of likeness between different objects or events. कोई भी अगर दो different things हैं, उनका किसी न किसी common quality की बिना पर जब comparison कराया जाता है तो ये simile कहलाता है। Comparison के लिए कुछ words इस्तेमाल किए जाते हैं। उन words में शामिल हैं as, like, as, so. So basically, a figure of speech that compares two different things in an interesting way is called simile. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोस्टली एज और लाइक को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एज क्यूट एज अ किटन। मीरब इज़ एज ब्यूटिफुल एज एन एंजल। सो मीरब इज़ कंपेयर्ड टू एन एंजल बाय यूजिंग एज।
She is as innocent as a lamb. You were as brave as a lion. His bravery has been compared with lion. तो ये थी सिमिली और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली का क्या रोल है। इसके बाद आ जाता है एपिक और होमेरिक सिमिली। इट मीन्स अ लॉन्ग टेल कंपैरिजन, यानी कि एक्सटेंडेड कंपैरिजन। ये एक ऐसी सिमिली है जिसमें एक सब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है एंड द कंपैरिजन इज एक्सटेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन। इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग टेल सिमिली, क्योंकि इसमें जो भी कंपैरिजन किया जाता है वो किसी एक क्वालिटी तक महदूद नहीं होता, बल्कि बहुत सारी क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है और उस कंपैरिजन को डिफरेंट लाइंस पर एलैबोरेट किया जाता है। द कंपैरिजन इज एलैबोरेटेड एंड स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ लाइंस। एक ग्रीक पोइट था होमर, जिसने होमेरिक सिमिलीज का एक्सेसिवली इस्तेमाल किया था। इसी वजह से इसे होमेरिक सिमिली के नाम से भी जाना जाता है। होमेरिक सिमिली imparts variety to the narrative and helps the poet to lengthen it out. पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने होमेरिक सिमिलीज का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस ऑफ द शील्ड ऑफ सैटर्न hung on his shoulders like the moon whose orb through optic glass the Tuscan artist views, etc. Hung on his shoulders like the moon. Shoulders like the moon. I hope you got it. Let's take another example from one of the Homer's best known works, the Odyssey. Her mind in torment, wheeling like some lion at bay, dreading the gangs of hunters closing their cunning ring around him for the finish. Wheeling like some lion. Wheeling like some lion. This is the example of Homeric simile. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे होमेरिक सिमिली क्यों कहते हैं। इसे होमेरिक सिमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि होमर, जो कि एंशियंट ग्रीस का एक ग्रेट एपिक पोइट था, उसने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था और एक्सेसिवली होमेरिक सिमिलीज का इस्तेमाल किया था। तब से दुनिया भर के तमाम ग्रेट एपिक पोइट्स होमेरिक सिमिलीज का इस्तेमाल करते आए हैं। It is so called because it was first used by Homer, the great epic poet of ancient Greece, and ever since it has been made use of by epic poets all over the world. Metaphor. Metaphor एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्शन को इस तरह से डिस्क्राइब करता है जो हकीकत में तो सच नहीं होता, लेकिन किसी न किसी आइडिया या कंपैरिजन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A metaphor states that one thing is another thing. ये दो चीज़ों को इक्वेट करता है, इसलिए नहीं कि वो सेम है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन एंड सिंबलिज्म। अगर हम किसी भी मेटाफर को लिटरली देखें तो इट विल साउंड रियली स्ट्रेंज। इनको जस्ट पोइट्री और लिटरेचर में एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है व्हेन समवन वांट्स टू ऐड सम कलर टू देयर लैंग्वेज। अ मेटाफर इज़ अ कंप्रेस्ड और इम्प्लाइड सिमिली, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड्स थे सिमिली में यूज़ होते थे, लाइक एंड एज, उन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द वर्ड्स लाइक एंड एज आर omitted. फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। सिमिली में कुछ वर्ड्स थे लाइक और एज जो कि हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते थे। मेटाफोर में हमने कंपैरिजन तो किया, दो चीज़ों को इक्वेट भी किया, बट उन वर्ड्स को ओमिट कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली। अनदर एग्जाम्पल, ही इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट। ही इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट। Personification. Personification is really a special kind of metaphor. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ के बारे में इस तरह से बात की जाती है जैसे वो ह्यूमन बीइंग्स हों या कोई पर्सन हो। इंग्लिश लिटरेचर में आपने कई जगहों पे ऐसे पढ़ा होगा, द सन स्माइल्स, द विंड विस्पर्स टू द ट्रीज, द शैडोज ऑफ द लीव्स डांस इन द विंड। अगर लिटरल मीनिंग में देखा जाए, द सन कैन नॉट स्माइल, द लीव्स कैन नॉट डांस विदाउट लेग्स एंड द विंड कैन नॉट विस्पर बिकॉज इट डजंट हैव अ माउथ। ना ही सूरज स्माइल कर सकता है, ना लीव्स डांस कर सकते हैं और ना ही विंड विस्पर कर सकती है, अगर लिटरल मीनिंग में देखा जाए। तभी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अप्लाई करते हैं, और जब हम नॉन ह्यूमन थिंग्स के बारे में इस तरह से बात करें जैसे वो ह्यूमन हो,
देन वी पर्सोनिफाई देम। यही है प्रोसेस पर्सोनिफिकेशन का कि हम खुद मेटाफर्स क्रिएट करते हैं। सो जो भी नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं हम उनके बारे में इस तरह से बात करते हैं जैसे वो ह्यूमन हो। पर्सोनिफिकेशन लिटरेचर के अलावा एवरीडे स्पीच में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दैट पीस ऑफ चॉकलेट केक इज कॉलिंग माय नेम। दैट पीस ऑफ चॉकलेट केक इज कॉलिंग माय नेम। ओके, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ डिज़ायर एंड हंगर। उसे भूख लगी है इसलिए उसने जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए कॉलिंग आवर नेम इस पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, यानी अपनी फीलिंग को ऑब्जेक्ट में एक्सप्रेस किया है। और यही है कॉमन टेक्निक लिटरेचर की, पर्सोनिफिकेशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब नॉकिंग भी ह्यूमंस की क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। तो इन एग्जाम्पल से वाज़िया होता है कि जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनके बारे में इस तरह से बात की गई जैसे वो ह्यूमन हो। पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ह्यूमन इमोशंस दिए जाते हैं। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और इस टर्म में पैथेटिक का मतलब मिजरेबल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इम्पार्टिंग इमोशंस टू समथिंग एल्स। पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन, इन दोनों टर्म्स को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में फ़र्क है इनके फंक्शन का। पैथेटिक फैलेसी ऐसी पर्सोनिफिकेशन की काइंड है जिसमें नेचर के इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस दिए जाते हैं, इवन इफ इट्स रिफ्लेक्टिंग अ मूड, तो भी ये पैथेटिक फैलेसी है। दूसरी तरफ पर्सोनिफिकेशन वो नेचर के जितने भी एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उन सबको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना, ये पर्सोनिफिकेशन का काम है। तो दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द स्पैरो टॉक टू अस। ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है, क्योंकि जो स्पैरो है वो नेचर का एक एनिमेट ऑब्जेक्ट है, उससे टॉकिंग जो कि ह्यूमन क्वालिटी है वो दी गई है। आई होप यू गॉट इट। Let's take an example from English literature. All nature wept at his death and the flowers were filled with tears. Nature और flowers ये दोनों personified objects हैं, क्योंकि इन दोनों को human emotions दिए गए हैं, human attributes दिए गए हैं। और pathetic fallacy में यही होता है कि जो lifeless objects हैं या कोई भी abstract idea है उन्हें human emotions दिए जाते हैं। I hope you got it. Apostrophe. एपोस्ट्रोफी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से इस तरह से मुखातिब हुआ जाता है जैसे वो जिंदा हों। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टर्निंग असाइड, क्योंकि इसमें जो भी राइटर होता है ही टर्न्स असाइड टू एड्रेस अ पर्सन एब्सेंट और डेड और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स पेन। इसमें आप देखें जो राइटर है वो विंड से मुखातिब है, वो विंड से बात कर रहा है। तो एपोस्ट्रोफी में यही होता है कि कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उससे हम इस तरह से बात करें जैसे वो ह्यूमन हो और वो राइटर विंड को बुला रहा है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओह सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन द फेस। ओह सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड से अब मुखातिब है यानी कि तन्हाई। तो यही होता है एपोस्ट्रोफी में कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उससे इस तरह से मुखातिब हुआ जाए जैसे वो अलाइव हो। हाइपरबली। हाइपरबली का लिटरल मीनिंग होता है अ थ्रोइंग बियॉन्ड, यानी कि ओवरकास्टिंग समथिंग। बाज़ औक़ात किसी भी बात या स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए हम एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करते हैं, और ये रियल सिचुएशंस को एम्फसाइज करने के लिए हम अनरियल एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं। हम अक्सर अपनी एवरीडे स्पीच में हाइपरबली का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मीट अ फ्रेंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप ये कहते हैं इट्स बीन एजेस सिंस आई लास्ट सॉ यू। एजेस, हालांकि हो सकता है कि आप 4-5 दिन से नहीं मिले, बट आपने यहाँ वर्ड यूज़ किया एजेस, ताकि आप अपनी स्टेटमेंट को एम्फसाइज कर सकें, उसके अलावा एग्जैजरेट कर सकें स्टेटमेंट को। आपने एम्फसिस ऐड करना था, इसीलिए आपने बोल दिया एजेस, इट्स बिन एजेस सिंस आई लॉस्ट सॉ यू। तो यही होती है हाइपरबली।
an exaggeration of ideas for the sake of emphasis. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Here is the smell of blood still. All perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. All perfumes of Arabia. यहाँ पर भी hyperbole का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि hyperbole का फंक्शन यही है to represent things as much greater or smaller than they really are with the intention of producing a more striking effect than a plain statement can. यानी कि एक स्ट्राइकिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करना, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हालत को एम्फसाइज करना. मेटोनमी. मेटोनमी का लिटरल मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम. ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या आइडिया किसी न किसी दूसरे आइडिया या ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करता है जिसके साथ इसका क्लोज एसोसिएशन हो, क्लोजली रिलेटेड हो. यही वो मेथड है जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए और रीडर पर एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए. ये लिटरल मीनिंग की बजाय कोई ना कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. So we can say metonymy enables writers to express a word or thought in a different way by using a closely related word or thought. For example, gray hair. Gray hair को old age के लिए यूज़ किया जा सकता है and throne for monarchy. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. The pen is mightier than the sword. पेन से मुराद यहाँ पर है ऑथर और सोल्जर की बजाय स्वॉर्ड का वर्ड यूज़ किया गया है. स्वॉर्ड यानी कि तलवार. द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. तो यही होता है मेटोनमी में, सब्स्टिट्यूटिंग द थिंग नेम्ड फॉर द थिंग मेंट. आई होप यू गॉट इट. इस वीडियो में हमने 8 फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है. बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अब तक जो भी डिस्कस किया इसमें अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रेलिवेंट जो भी वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड करूं आप उनको देख सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सपोर्ट. Subscribe to my channel for upcoming videos and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You guys can recommend me any topic relevant to English language and literature in the comments below. Follow me on my Instagram at English with Abiha. Get ready for the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.